जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जनन चैप्टर जो है बायोलॉजी का एक चैप्टर है उसके बारे में समझेंगे। और यह वीडियो जो है क्लास 10th और 12 दोनों के लिए अनिवार्य है, यूजफुल वीडियो है। तो इस वीडियो को आप समझेंगे जनन चैप्टर में। यहाँ हम फूल के बारे में टोटली चीज समझेंगे, फूल से क्या क्या होता है सारी चीज के बारे में समझेंगे। वह जनन चैप्टर का एक भाग होता है। इसमें क्लास 10th में भी और 12th में परमानेंट क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, और जनरल एग्जाम के लिए भी यह वीडियो यूजफुल है। फूल से इससे बाहर का क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सारे यहाँ पे क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे कवर। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब फूल के वीडियो पे और फूल के बारे में समझते हैं। फूल को इंग्लिश में फूल को फ्लावर कहते हैं, और फ्लावर यहाँ फूल के अध्ययन को जो है हम समझेंगे वह एंथोलॉजी में समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यह फूल जो होता है पौधे का जनन अंग होता है। क्वेश्चन पूछेगा यदि पौधे का जनन अंग क्या है, तो जनन अंग जो है फूल होता है पौधे का जनन अंग। और फूल का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी काम क्या है फूल का, इसके बारे में समझते हैं। तो फूल का जो कार्य होता है मेन, वह फल का निर्माण करना होता है फूल का मुख्य कार्य। अब फूल के जो है टोटल दोस्तों 4 भाग होते हैं फूल का। अब 4 भाग में चारों भाग को यहाँ पे हम लिख के और लाइन बाय लाइन समझते हैं सारे भागों के फूल के बारे में, और इस फिगर से भी समझेंगे फूल के बारे में। सबसे पहला भाग जो फूल का आता है वह आता है बाह्य दल पुंज, यानी बाह्य दल पुंज। तो हम फूल के इस फिगर से हम समझते हैं बाह्य दल पुंज के बारे में। हालांकि सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक फिगर छाप दिया है फूल का। अब इस फिगर से हम सारे भाग को फूल का समझते हैं। सबसे पहला चीज हम यहाँ पे फूल का स्टार्टिंग से समझते हैं। स्टार्टिंग जो फूल का जो ये डंटा वाला भाग होता है, डंटी जो होता है, इसको वृंत कहते हैं। फूल को डंटी वाला भाग को, जैसे किसी को गिफ्ट देते हैं फूल से, तो फूल जो पकड़ के देते हैं तो फूल में डंटी पकड़ते हैं, तो जो डंटी पकड़ते हैं फूल को उसको हम वृंत बोलते हैं। तो ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाल रंग का हम पेंट कर दिया है इसको हम वृंत कहेंगे। अब फूल का ये गोला वाला जो भाग होता है इसको हम पुष्प आसन कहते हैं। पुष्प आसन किसे क्यों कहते हैं इसको ये समझते हैं। जैसे देखिए कोई भी चीज यदि बैठते हैं, कोई भी आदमी हो या कहीं पे कोई बैठते हैं तो उसको हम बोलते हैं आसन बोलते हैं। यहाँ पे ये फूल है, पुष्प यानी फूल, तो पुष्प यहाँ पे बैठा हुआ है इस गोला वाला भाग पे। तो पुष्प बैठा हुआ है तो इसको बोलते हैं पुष्प, बैठ गया तो आसन। तो इस वाला भाग को जो काला रंग से जो पेंट है इसको बोलते हैं पुष्प आसन। अब बात करते हैं, अब ये दोनों चीज समझ गए फूल के बारे में। अब समझते हैं हम बाह्य दल पुंज के बारे में। यह बाह्य दल पुंज क्या होता है, तो बाह्य दल पुंज यहाँ पे आप ब्लू कलर से देखे होंगे, पेंट कर दिया है हम ऐसे करके ये वाला भाग को, इस साइड भी, इसको हम बाह्य दल पुंज बोलते हैं। बाह्य दल पुंज जो है हमेशा हरा रंग का होता है। जैसे कोई भी फूल होता है तो फूल के नीचे में जो हरा रंग का पत्तियां नीचे गिर जाता है उसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक फूल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फूल में ये वाला भाग जो हरा रंग का है यह नीचे की ओर जो हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे बाह्य दल पुंज, या बाहर से जो है। और इसको यदि हम फूल को बाहर से छुड़ा के देखेंगे तो यहाँ पे एक कवर टाइप से यहाँ जड़ में लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पुष्प आसन। और जिसको हम अभी पकड़े हुए हैं जिस चीज से उसको बोलते हैं वृंत। तो अभी हम आपको वृंत यहाँ पे समझा चुके हैं, पुष्प आसन भी समझा दिए हैं। जो इस पे जो फूल जो है यहाँ पे देख सकते हैं तो इसको भी समझा दिए, पुष्प आसन होता है जिस पे फूल बैठा हुआ है। और जो यह साइड से हरा रंग के पत्तियां है उसको हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। तो आप बाह्य दल पुंज के बारे में समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पे बाह्य दल पुंज के बाद दूसरा आता है दल पुंज। दल पुंज के बारे में समझते हैं। तो दल पुंज दोस्तों यहाँ पे ब्लैक रंग से जो देखे हैं, यहाँ पे पेंट किया हुआ है, यहाँ पे छापा हुआ है ब्लैक कलर से, जहाँ जहाँ ये वाला भाग ये वाला में ये ब्लैक कलर वाला सारे को हम दल पुंज कहते हैं। दल पुंज किसे कहते हैं, तो
पेटल होता है, जैसे फूल का अलग अलग छोटा छोटा टुकड़ा होता है तो उसको हम पेटल कहते हैं। तो पेटल को समूह को हम दलपुंज कहते हैं। जैसे इस फूल में हम समझते हैं, इस फूल में आप देखेंगे तो यहाँ भी एक भाग होता है, यहाँ भी एक भाग होता है, इधर भी होता है, तो बहुत सारा भाग होता है। तो इस वाले एक भाग को हम पेटल कहते हैं और पेटल के समूह को जो चारों साइड से लगा हुआ है, पेटल को समूह को हम कहेंगे दलपुंज। तो आप दलपुंज भी समझ गए होंगे। अब दलपुंज सारे फूल का अलग अलग कलर का हो सकता है। दलपुंज जो होता है, जितना भी फूल होगा सबका अलग अलग होता है। दलपुंज कोई भी फूल का जो हम कलर डिसाइड करते हैं, जो ये फूल येलो कलर का है, या कोई भी फूल व्हाइट कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर का, जो भी फूल हो, तो उसको हम दलपुंज से ही कलर को पहचानते हैं। जो कलर बोलते हैं ना फूल में, वह दलपुंज होता है। तो दलपुंज में भी प्रोसेस रहता है। इसमें क्या, दलपुंज वाले में, तो इसमें आपको एक चीज समझने को मिलेगा, जितना भी फूल होगा जो रात के टाइम में खिलता है, वह फूल रात के टाइम में खिलने वाला को दलपुंज जो है व्हाइट कलर का होता है। यानी रात में फूल खिलने वाला जितना भी रहता है वह सफेद कलर का होता है। जैसे रात रानी भी देखे होंगे आप, सिंगार फूल भी गाँव घर में बोलते हैं, तो सिंगार फूल भी आप देखेंगे तो व्हाइट कलर का होता है। तो जो भी फूल रात के टाइम में खिलता है वह सफेद होता है, और जो फूल दिन के टाइम में खिलते हैं वह रंग बिरंगे होता है। तो बहुत सारा फूल रंग बिरंगे होता है। दिन के टाइम में चंपा फूल हो गया, संजा फूल, बहुत टाइप का फूल सब होता है। तो वह जो दिन के टाइम में खिलता है इसलिए उसका कलर रंग बिरंगे होता है। तो दलपुंज से हम रंग का डिसाइड करते हैं। अब रात में जो फूल खिलता है वह केवल सफेद तो रहता है, लेकिन जो है वह सुगंधित ज्यादा होता है। रात में जो भी फूल खिलेगा वह सुगंधित ज्यादा होता है। जैसे रात रानी यदि खिलता है तो पूरा एरिया में सुगंधित, बहुत सुगंध देता है। सिंगार फूल भी थोड़ा जो है वहाँ पे आपको सुगंध देगा। तो रात में फूलने वाला सारे फूल सुगंधित होता है। लेकिन क्या करेंगे, रात में खिलने वाला फूल सुगंधित होके भी क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए आप बताओ, अब अनहरिया रात में किसी को आंख मार देंगे, किसी लड़की को, तो क्या होगा अनहरिया में, उसको पता नहीं चलेगा। तो उसी टाइप से रात में जितने भी फूल खिलता है तो वह सफेद कलर का होता है और सुगंधित होता है। दिन में खिलने वाला फूल रंग बिरंगे होता है, लेकिन वह उसका जो है सुगंधित थोड़ा कम होता है। अब तो दलपुंज आप समझ गए होंगे इसके बारे में। दलपुंज ये साइड वाला भाग को बोलते हैं, और दलपुंज अलग अलग कलर का होता है। हम आपको यहाँ पे 2-4 इमेज लगा देते हैं, देख सकते हैं। इसमें दलपुंज जो है कई कलर के होते हैं फूल का, तो दलपुंज आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं यहाँ पे तीसरा भाग जो फूल का आता है वह होता है पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। यह फूल का जो है मेल वाला भाग, यानी पुरुष वाला भाग जो है फूल का होता है मेल भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। अब पुमंग के बारे में समझते हैं क्या होता है। फूल में जो पुमंग होता है, जैसे ये वाला फूल को हम यहाँ पे जूम करके लिखे हैं, तो पुमंग का जो पहला भाग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये फूल देखे, इसी को हम साइड से लिखे हैं। इसमें भी पुमंग यदि आप देना चाहते हैं तो साइड से ऐसे करके निकाल सकते हैं, ऐसे करके यहाँ से भी पुमंग निकाल सकते हैं। ये फूल का नर भाग होता है। तो इसी को हम यहाँ पे जूम करके लिख दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, ये बीच वाला भाग यहाँ पे दे दी है, ये साइड से जो है ना ये डिब्बा वाला बना हुआ, इसको हम पुमंग बोलते हैं। अब पुमंग का 3 भाग जो होता है, यानी एंड्रोसियम का जो 3 भाग होता है उसके बारे में समझते हैं। तो पहला भाग आता है पुमंग का पुंकेसर। अब इसमें आप समझ सकते हैं, यहाँ पे काला वाला भाग यहाँ से देखते होंगे, यहाँ तक जो आता है उसको हम फूल का जो पुमंग वाला भाग होता है उसका पहला भाग होता है, जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं। तो पुंकेसर यानी जो फूल से जो साइड से निकला हुआ रहता है उसको यहाँ तक के भाग को हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। अब फूल का दूसरा भाग जो आता है जिसको हम परागकोश बोलते हैं, तो ये जो डिब्बा वाला छापा हुआ है गोला गोला ऐसे करके, इसको हम क्या बोलते हैं, ये गोला वाला भाग को हम बोलते हैं परागकोश। अब परागकोश जो होता है उसके अंदर में आप देखे होंगे रेड कलर का छोटा छोटा बूंदा यहाँ पे दिखाई देता होगा, इसको हम बोलते हैं परागकण। तो हम यहाँ पे टोटली पुमंग में 3 भाग को समझे हैं फूल का मेल भाग में। पहला ये काला वाला भाग जो यहाँ तक आया इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे जो है हम फिलामेंट कहते हैं।
सेकेंड वाला भाग आता है गोला वाला भाग। इस गोला वाला भाग को हम जो है परागकोश बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एंथर बोलते हैं, गोला वाला भाग। और इसके अंदर में जो छोटे छोटे कण होते हैं उसे हम पराग कण बोलते हैं, यानी पॉलेन ग्रेन बोलते हैं। इसमें छोटा छोटा रेड कलर का जो कण दिखाई देता होगा। तो यह फूल का जो है नर भाग होता है, यानी मेल वाला भाग, पुमंग हम समझ गए हैं। अब समझते हैं चौथा जो फूल का भाग होता है वह होता है जायांग। जायांग जो है फीमेल भाग होता है, यानी मादा भाग होता है फूल को, इसको गैनोसियम कहते हैं, यानी फीमेल वाला भाग को गैनोसियम यानी जायांग कहते हैं। ये बीच वाला भाग जो आप फूल को देखते हैं ये जायांग है, ये यहाँ से लेके यहाँ रेड कलर वाला, इसी को हम जायांग को अब यहाँ पे समझते हैं। जायांग का जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं अंडाशय। अब अंडाशय कितना दूर तक होगा, तो यहाँ पे आप रेड कलर का जो भाग यहाँ से देखते होंगे, यहाँ से यहाँ तक अंडा जैसन दिखने में लगता है, लोटा जैसन, तो यह अंडा जैसन जो दिखेगा भाग उसको हम बोलते हैं अंडाशय। तो यह पहला भाग हो गया। अंडाशय को इंग्लिश में हम ओवरी बोलते हैं, यानी लोटा वाला भाग जो फूल में दिखाई देता है उसको हम ओवरी बोलते हैं। यह फूल में मेनली दिखाई नहीं देता है। अब जो बात करेंगे दूसरा भाग फूल का, वह वर्तिका को होता है। वर्तिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। तो स्टाइल जो होता है यह ब्लू कलर का आपको एक भाग दिखाई देता होगा, यहाँ से यहाँ तक लोटा, यानी अंडाशय से जस्ट ऊपर वाला भाग को हम वर्तिका बोलते हैं, यानी स्टाइल बोलते हैं ये ब्लू कलर वाला भाग को। अब जो सबसे ऊपर होता है जो हम ब्लैक कलर का कर दिया है, तो वह फूल का जो है मादा भाग का कगार वाला भाग है, लास्ट वाला भाग है, यानी कगार वाला भाग है। तो कगार वाला भाग है, वर्तिका के ऊपर कगार वाला भाग को वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो जो फूल का फीमेल भाग का तीसरा भाग जो आता है उसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, और यह इसको स्टिग्मा बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम फूल का जो है फीमेल वाला भाग यानी जायांग के बारे में समझेंगे। तो जायांग के 3 भाग होते हैं। जो लोटा के समान होता है यानी अंडा जैसन लगता है उसको हम बोलते हैं अंडाशय। उसके जस्ट ऊपर वाला, जैसे ऐसे करके लोटा जैसे ऊपर है, जस्ट ऊपर ऐसे करके निकलेगा, तो उसको जस्ट वाला भाग को हम बोलते हैं वर्तिका। और वर्तिका के ऊपर वाला जो भाग जहाँ पे रहता है सबसे ऊपर वाला भाग उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो तीसरा भाग आप समझ गए होंगे, स्टिग्मा बोलते हैं इसको। तो फूल का फीमेल वाला भाग भी आप समझ गए होंगे। इसमें टोटली इसमें हम फूल का चारों भाग के बारे में समझ गए हैं। अब जो हम समझेंगे फूल के चारों भाग के अलावा आप समझते हैं परागन के बारे में। ये परागन क्या होता है, तो फूल का आप टोटली भाग में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब फूल का अगला भाग आता है परागन। तो परागन के बारे में समझते हैं। जैसे सिंपल में हम इसमें समझते हैं इस फिगर से, ये फूल का जो है पुंकेसर हो गया और ये परागकोश हो गया। इसके अंदर में जो कण है इसको हम परागकण बोलते हैं। तो ये परागकण हो गया, परागकोश में है। अब यह परागकण जो है यहाँ से और वर्तिकाग्र फूल का फीमेल वाला भाग का ऊपरी वाला भाग को जो कगार पे है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो वर्तिकाग्र पे जो है परागकण यहाँ से यहाँ पे आ जाता है वर्तिकाग्र पे, तो उस स्थिति में जो बनता है उसको हम बोलते हैं परागकण। तो यानी इसको हम सिंपल में समझेंगे तो बोलेंगे कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुँचना, यानी परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागन कहलाता है। परागन किसे कहते हैं, तो इसमें समझेंगे कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। तो परागन कहलाता है, ये हम समझ गए हैं। यहाँ पे पहुंचाना, यहाँ पे परिभाषा में भी लिख दिया परागन किसे कहते हैं, तो परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचना, एरो खींच दिया, यानी परागन कहलाता है। अब समझते हैं परागन जो होता है यह कई प्रकार से हो सकता है। परागन मेनली यहाँ पे हम लिख दिया परागन जो है कई चीजें से होता है, बहुत सारी चीजों से जो परागन होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो परागन क्या क्या चीज से होता है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं कीट के द्वारा, यानी आप समझते होंगे भौरों के द्वारा जो होता है परागन, भौरों के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा होता है, बहुत सारी चीजों के द्वारा होता है। तो क्या क्या चीज से किस में होता है इसके बारे में हम समझते हैं। परागन कैसे कई चीजों से हो सकता है। सबसे पहला आता है कीट।
कीट द्वारा जो परागन होता है किसी भी पेड़ पौधा में, तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोनोफिली, यानी कीट द्वारा, जो भौरों द्वारा, छोटे छोटे कीट द्वारा जो परागन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो एंटोमोनोफिली बोलते हैं। और सबसे अच्छा परागन जो है इसी से होता है, कीटे द्वारा होता है। तो अगर पूछेगा सबसे अच्छा परागन किसके द्वारा होता है, तो कीट द्वारा आपको मारना है, भौरों के द्वारा यानी कीट द्वारा सबसे अच्छा परागन होता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे दूसरा जो होता है पक्षी द्वारा परागन। जब कभी पक्षी द्वारा परागन होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली, यानी पक्षी द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली परागन कहते हैं। यदि हवा द्वारा होगा, यानी जैसे आप समझ सकते हैं कीट द्वारा, छोटा छोटा कीट जो है या भौरा जो है हवा द्वारा कैसे होता है, तो भौरा सब हो गया, जैसे गेहूं का खेत हो गया, धान सब में जो परागन होगा तो उसमें जो है कीट छोटे छोटे कीट करेगा तो एक गेहूं पे 2 गेहूं पे जाएगा, इधर पूरा पलौटे रहता है गेहूं का, तो उतना में कीट द्वारा नहीं हो पाता है। तो वहां पे जो होता है वायु द्वारा होता है, यानी हवा द्वारा होता है। एक बार हवा पूर्वा या पछिया करके हवा आता है, वह बहता है, सारे गेहूं पे परागन करके चला जाता है। तो उसको गेहूं सब में यानी खेती सब में, धान सब में जो होता है वह हवा द्वारा होता है। जब भी हवा द्वारा परागन होगा तो उसको हम कहते हैं एनीमोफिली। ये गेहूं धान सब में होता है। यदि पूछेगा गेहूं द्वारा, गेहूं में जो परागन होता है ये किसके द्वारा होता है, तो गेहूं में जो परागन होता है वह हवा द्वारा होता है। अब चलते हैं चौथा, जल द्वारा। जल द्वारा जब भी परागन होगा उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। अब जल द्वारा, जल में भी बहुत सारा फूल सब निकलता है, तो उसमें यदि जो है होता है परागन तो वह उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछते रहते हैं, जनरल एग्जाम को क्वेश्चन बताते हैं, वहाँ पे पूछ देता है कमल के फूल में, कमल फूल कहाँ फूलता है, जल में, तो कमल के फूल में किसके द्वारा परागन होता है, तो कमल के फूल में जो परागन होगा वह यहाँ पे जो है कीट द्वारा होता है, यानी भौरों द्वारा होता है कमल फूल में, क्योंकि कमल फूल पानी के अंदर में नहीं फूलता है, पानी में, पानी के ऊपर आके बाहर में खिलता है, तो वह भौरों द्वारा वहाँ पे परागन होता है, यानी कीट द्वारा होता है। तो यहाँ पे जल नहीं मारना है कमल के फूल में, क्योंकि वह पानी में खिलता है लेकिन जल द्वारा नहीं होता है परागन। अब अगला आता है पांचवा, बड़े जीव जंतु द्वारा भी होता है। तो बड़े जीव जंतु द्वारा जब भी परागन होता है तो उसको हम बोलते हैं जूफिली, बड़े जीव जंतु द्वारा। जैसे हाथी द्वारा भी परागन होता है बड़े बड़े फूल सब में। जैसे एक फूल आता है रेफलेसिया, बहुत बड़ा फूल आता है रेफलेसिया, उस सब में जो होता है तो उसमें हाथी द्वारा होता है परागन। तो बड़े जीव जंतु द्वारा जब भी परागन होगा तो उसको हम बोलते हैं जूफिली। अब यहाँ पे समझते हैं बड़े बड़े फूल सब होता है, जैसे आप समझते होंगे जैसे शादी विवाह होता है तो वहाँ लड़का जब भी आता है दूल्हा, उसको परछावना होता है, तो परछावना में क्या होता है, उसको फूल फेंका जाता है। और गलती से रेफलेसिया फूल 40 kg का फूल होता है रेफलेसिया, तो वहाँ पे अगर रेफलेसिया फूल जो है फेंक देगा किसी भी दूल्हा सब के देह पे, तो वहाँ पे उसको गर्दन टूट जाएगा हचाक से। अब वहाँ पे बहुत बड़ा फूल रेफलेसिया 40 kg का फूल होता है, वह किसी के देह पे फेंक देंगे। अब गीत गा गा के फेंक देता है वहाँ पे महिला सब, जैसे गीतों में बोलते रहते हैं बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आया है, और उसमें फूल फेंक देगा 40 kg का रेफलेसिया, उससे गर्दन टूटेगा, हचाक से टूट जाएगा, दूसरे शादी हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर पूछेगा रेफलेसिया में किसके द्वारा जो है परागन होता है, तो वहाँ पे रेफलेसिया में किसके द्वारा हो जाएगा, तो हाथी द्वारा होता है। अब दुनिया का सबसे छोटा फूल जो आता है वह फूल होता है बोल्फिया, यह सबसे छोटा फूल होता है, और सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया होता है। तो रेफलेसिया में हाथी द्वारा परागन होता है। हाथी कैसे करता है, अपना थुथुर निकालता है, थुथुर में बड़ा बड़ा फूल सबको क्या करता है, जूस जैसा रस पीते चल जाता है, तो उसके थुथुर में रस लग जाता है और वो बाहर में जाके फिर दूसरा फूल में ऐसे करके चला के सारे फूल में परागन करा देता है अपना थुथुर से हाथी, उसके फूल रस लगा रहता है हाथी के सूंड में। तो हाथी द्वारा बड़े जीव जंतु में जूफिली परागन होता है। अब समझते हैं परागन होते हैं कितने टाइप से। तो परागन कितने टाइप से होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो परागन 2 टाइप से होते हैं, एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन। अब हम स्वपरागन पर परागन को अच्छे से समझते हैं, इन दोनों परागन के बारे में। इसको हम फिगर से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ स्वपरागन लिखा हुआ है, तो स्वपरागन के हम नीचे में लिख दी है कि एक ही पेड़ में होता है, यानी
अभी हम एक आपको फूल का पेड़ दिखाते हैं। जैसे ये मान लीजिए फूल का पेड़ है, इसी का सारा, इसी पेड़ का जो है सारा फूल है। तो इस फूल पर से यदि इस फूल पे मान लो यदि परागन जो है इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, परागकण जो होगा इस फूल का वह इस फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचा, तो ये तो एक ही फूल हो गया। तो इस स्थिति में जो है परागन जो होगा वह स्वपरागन होगा, मतलब स्वयं से एक ही पौधे से हो गया। यानी एक ही पेड़ में यदि जब भी परागन होता है तो उसको बोलते हैं हम स्वपरागन। जैसे हम एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो फूल का जो भाग होता है, यह एक फूल का पेड़ है मान लीजिए। तो फूल का जो पेड़ है इसमें यहाँ से देख सकते हैं यहाँ तक आया है, या तो पुंकेसर वाला भाग हो गया, यानी यहाँ पे फूल का मेल भाग हो गया ये। अब फूल का जो मेल भाग होता है पुमंग, ये वाला हो गया जो बीच में है इसे करके, यह फीमेल वाला भाग हो गया वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पे पहला वाला को जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल वाला भाग से और यहाँ पे मेल वाला भाग पे चला गया वर्तिकाग्र पे, ये एक ही पेड़ में हो गया काम। तो इस स्थिति का जो है जो भी परागन होगा उसको हम स्वपरागन बोलते हैं। जैसे इस वाले से आप देखेंगे तो यहाँ से इस पेड़ के पौधे पे जाते हैं, लेकिन यह पेड़ एक ही है, फूल अलग है। तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों, ये भी इस फूल से उस फूल पे गया, लेकिन पेड़ एक ही है। इस स्थिति में भी परागन जो होगा वह स्वपरागन ही होगा। यानी एक ही पेड़ से यदि 2 फूल रहे, 3 फूल रहे और उसका जो है मेल वाला भाग जो है भौरों द्वारा आकर्षित होके वो आ जाएगा फीमेल वाला भाग पे, तो उस स्थिति में स्वपरागन होगा। लेकिन आप यहाँ पे एक फूल का देखते होंगे, यह फूल है, यह दूसरा एक फूल है। तो यह मोहल्ला से अलग फूल हो गया, ये मोहल्ले भर में ये दोनों फूल था, ये मोहल्ला से अलग हो गया। तो इस स्थिति में आप देखेंगे इसका जो है मेल वाला भाग यहाँ से दूसरे फूल के फीमेल पे चला गया। तो जब दूसरे फूल के फीमेल पे चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं परपरागन। इसको हम क्या बोलते हैं, परपरागन। तो इसमें हम लिखे हैं परागन में दूसरा भाग में परपरागन, यानी अलग पेड़ में चला जाएगा जब भी, तो उस स्थिति में जो होता है परागन उसको हम बोलते हैं परपरागन। अब आप कहिएगा कि सर इसमें जो है स्वपरागन अच्छा होता है या परपरागन अच्छा होता है। तो जो अच्छा जो होता है इन दोनों में वह परपरागन अच्छा होता है। अब परपरागन कैसे अच्छा होता है, जैसे आप परपरागन में देखेंगे अच्छा इसलिए हो जाता है, जो गमला वाला फूल होता है घर सब में आप देखे होंगे, उस सब फूल क्या होता है फूलने के बाद चिथड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है स्वपरागन हो जाता है। अब परपरागन वाला फूल जो होता है वह बहुत अच्छा तैयार होता है। जैसे आप सब गिफ्ट सब देने के लिए दुकान से जो कच्चा फूल लाते होंगे उसमें आप देखते होंगे बहुत अच्छा से सजा हुआ फूल रहता है, क्योंकि उसमें जो हुआ रहता है वह परपरागन हुआ रहता है, तो वह फूल बहुत अच्छा होता है। यानी परपरागन में यह होता है, यह मान लीजिए परपरागन में जो अगला नस्ल तैयार होगा ना फूल का या जो भी चीज़ का अगला नस्ल वह बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए परपरागन को अच्छा मानते। इसलिए आप देखे होंगे जब लड़का लड़की सब का शादी सब जो होता है तो पंडित जी क्या करता है, कुंडली मिलाते हैं, कहीं मैच मत कर जाए। यदि मैच कर जाता है तो क्या हो जाता है, स्वपरागन। सेम फूल में मैच कर गया तो स्वपरागन। तो इसलिए पंडित जी सब जो है क्या करता है, कुंडली मैच न कर जाए इसलिए दूर से शादी करवाता है, तो उसको क्या बोलते हैं परपरागन। कोई चीज मैच न कर जाए, मैच नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, परपरागन में जैसे बेस्ट होता है उसी तरह से लड़का लड़की की शादी होगा कुंडली सब देख के, उसमें क्या होता है जो आने वाला जो जनरेशन होगा यानी आने वाला जो नस्ल होगा वह क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे आने वाला नस्ल में मान लीजिए जो बबुआ होगा, झुनझुन छोटका छोटवा छोटिया, वो सब क्या होगा, वो बहुत अच्छा होगा, दूर से रहेगा तो वह परपरागन रहता है। आप स्वपरागन अपने मोहल्ले में फंस के कर देता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़का भोदा होगा पैदा, बकलोलवा पैदा होगा। तो बकलोलवा पैदा होगा तो लड़की बोलते रहती है क्या, जो लड़का जो हुआ है अपना बाप पे हुआ, ये भोदा लड़का पैदा हो गया अपना बाप पे। अरे सोचरी वो अपना बाप पे कहाँ पड़ा है, तो अपना मोहल्ले में फंसले रहेगी तो कहाँ से होगा, तबे न भोदा पैदा होगा। कहीं दूर में फंसेगा यानी परपरागन होगा। स्वपरागने में फंस जाते पड़ोसिए से तो कहीं दूर में फंसेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, परपरागन हो जाएगा, तो वहाँ पे अगला नस्ल तैयार होगा बढ़िया। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे परपरागन क्या होता है, कैसे अच्छा होता है, ये चीज़ समझ गए होंगे। स्वपरागन के बारे में भी समझ गए होंगे और परपरागन के बारे में भी। यानी मोहल्ला में यदि हो गया, फंस गया
तो क्या हो जाएगा स्वपरागण। अब बाहर फंसेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा परपरागण, इसलिए पड़ोसिया से नहीं फंसना है। यहाँ पे क्या होता है स्वपरागण, अच्छा फूल नहीं होगा। अब एक ही जैसे होगा तो देखो ये फूल जो है एक ही पौधे से हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, देखो नीचा वाला भाग अपने टेढ़ा हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, परागण में जो है स्वपरागण हो गया, क्योंकि इसी फूल से हुआ है। तो इसी फूल से होगा तो स्वपरागण होगा, तो इसीलिए यह चिथड़ जाता है नीचा में, देखो किस तरह से, तो इस टाइप से चिथड़ जाएगा। अब वही स्वपरागण यानी दूसरा फूल से हुआ रहेगा तो वह पूरा कंप्लीटली तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं परपरागण। जो अच्छा नस्ल होगा वह क्या चीज से होता है, परपरागण से होता है। अब हम समझते हैं अगला चीज यहाँ पे निषेचन के बारे में। फूलों में जो निषेचन होता है, यह निषेचन क्या होता है, यहाँ पे लिखे है परागण के फलस्वरूप जो परागकण वर्तिकाग्र से नीचे अंडाशय में उतरना निषेचन कहलाता है। यह चीज हम इस फिगर से समझते हैं। यहाँ पे जो फिगर है इससे देख सकते हैं, यहाँ पे परागण, इसमें क्या, यह पुंकेसर हो गया, पुंकेसर के यहाँ पे क्या हो गया, यह बॉक्स परागकोश, परागकोश में क्या होता है, परागकण होते हैं। जो परागण हो गया, यह परागकण के फलस्वरूप, अब परागण यहाँ पे क्या है, परागण है, यह परागण जो है यहाँ पे एरो खींच दिया है, यह वर्तिकाग्र, यह फूल का ऊपर वाला भाग मेल फीमेल वाले भाग के ऊपरा भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र से और नीचे की तरफ हम देख सकते हैं यहाँ पे गिरा दिया है, जो नीचे अंडाशय में उतरता है, यानी अंडाशय ये वाला भाग हो गया, लोटा वाला भाग अंडाशय में नीचे उतरता है, तो उसी को हम बोलते हैं निषेचन। अब इसमें निषेचन कैसे होता है ये चीज समझते हैं। अब सबसे पहले हम एक चीज यहाँ पे समझ जाते हैं, या युग्मक क्या होता है, युग्मनज क्या होता है और भ्रूण क्या होता है। ये वाला प्रोसेस जो है मेल फीमेल में भी होता है, फूल में भी होता है। अब इसको हम फूल में पहले मेल वाला भाग से समझ जाते हैं, युग्मक क्या होता है। युग्मक जैसे गैमेट हो गया, तो सबसे पहले हम मेल से समझते हैं। मेल में जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु जो होता है उसको हम युग्मक कहते हैं, यानी गैमेट कहते हैं। फीमेल में भी उस टाइप से होता है ओवम, तो ओवम यानी अंडाणु जो होता है फीमेल में, उसको हम भी बोलते हैं युग्मक यानी गैमेट। तो यहाँ पे गैमेट दो टाइप का होता है, एगो मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं। तो यह अलग अलग रूप में जब भी रहेगा, स्पर्म अलग रहेगा तो मेल गैमेट, अंडाशय अलग, अंडा अलग रहेगा यानी ओवम अलग रहेगा, तो उसको भी हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो यह फीमेल गैमेट हो जाएगा। अब जो जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल फीमेल वाला प्रोसेस में समझेंगे तो फलोपियन ट्यूब में जैसे मिलता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी ओवम, और शुक्राणु मिलते हैं फलोपियन ट्यूब में, ये मेल फीमेल वाला भाग में जनन में पढ़ना होता है, उसमें बताएंगे। तो जब मिल जाता है ना ओवम और यहाँ पे स्पर्म, तो जहाँ मिलता है उस चीज को हम बोलते हैं युग्मनज, इंग्लिश में उसको बोलते हैं जाइगोट। और भ्रूण किसको बोलते हैं, तो यह युग्मनज जो होता है इसका विकसित रूप को भ्रूण बोलते हैं हम। जैसे युग्मनज लिक्विड रूप में जैसे जाके मिलता है तो उसका जो है अगला जनरेशन वाला भाग जो होता है, जो अच्छा से तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं भ्रूण, यानी इंग्लिश में एम्ब्रॉय बोलते हैं इसको। अब हम इसको हम फूल में समझते हैं। यहाँ पे हम समझ गए मेल गैमेट फीमेल गैमेट होता है, युग्मनज में क्या होता है, मेल गैमेट का स्पर्म और फीमेल गैमेट का ओवम दोनों मिलता है, तो युग्मनज होता है। और भ्रूण में क्या होता है, उसका विकसित रूप को हम भ्रूण कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे परागकण वर्तिकाग्र के नीचे भाग में जाता है, तो क्वेश्चन पूछता है वर्तिकाग्र के नीचे भाग में यानी अंडाशय में जो परागकण उतरता है वह कितने परागकण उतरते हैं, तो 2 परागकण उतरते हैं। अब नीचे में अंडा जो होता है वह 3 होता है अंडाशय में, फूल में। तो अब यहाँ पे जैसे उतरेगा तो 2 ठो उतरेगा। अब हम यहाँ पे एरो से, हम यहाँ पे रेड कलर से एरो को घेर देते हैं, जैसे ये वाला हो गया और ये वाला भाग हो गया, ये दोनों परागकण है। और नीचे में जो है ये वाला भाग, ये 3 ठो, यह तीनों भाग हो गया अंडा यानी ओवम हो गया। तो यह तीनों में क्या करता है, यहाँ पे फूल में जैसे अंडाशय में नीचे उतरता है परागकण, तो यहाँ पे अभिक्रिया करता है। तो यह सबसे पहले क्या करता है, 1 ठो परागकण और 1 ठो ओवम
अभिक्रिया करके फूल में जो है एक भ्रूण तैयार करता है, यानी शुरुआत में मिलेगा तो उसको हम युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज तैयार करेगा। अब इस स्थिति में युग्मनज क्या करता है, इसको खाना पीना देना रहता है, तो यह एक जो और यहाँ पे परागकण बचा हुआ है 2 अंडा, यह भी अभिक्रिया करके क्या करता है, एक नया रूप तैयार करके जो फल तैयार होता है उसको कवर के रूप में झाँप के रखता है, तो उसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश के रूप में यह तीनों रहता है, और फल जो बनता है अंडाशय में वह फल 2 ठो चीज से बनता है, एक यहाँ पे ओवम से, एक परागकण यानी स्पर्म। यहाँ फूल में तो हो जाएगा परागकण और फल वाला में अंडाणु हो जाएगा, ये दोनों मिल के बनता है तो फल तैयार होता है। तो यहाँ पे भ्रूण कोश क्या कितना से बनता है, 3 से बनता है, जिसको इंग्लिश में हम इंडोस्पर्म बोलते हैं, यानी फल को भोजन देता है ये इंडोस्पर्म। यह तीनों वाला भाग क्या करता है, फूल को कवर के रूप में झाँपे रहते हैं फल को और उसको भोजन के रूप में देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछते रहता है, परागकण फूल के अंडाशय में कितने भाग कितना उतरता है परागकण, तो 2 परागकण नीचे उतरता है। अब 2 ठो नीचे उतरा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा, तो यहाँ पे परागकण और ओवम ये दोनों मिलेगा। तो यह सबसे पहले अलग अलग रूप में यहाँ पे था, ये दोनों तो अलग रूप में था, तो उसको बोलते थे युग्मक यानी गाइमेट बोलते थे। अब यह गाइमेट क्या किया, इस अंडा से एक हो गया, अभिक्रिया कर लिया यानी निषेचन कर लिया, तो निषेचन जब करेगा तो उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, युग्मनज बोलते हैं। अब यही युग्मनज फल के रूप में तैयार हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे भ्रूण बोलते हैं। तो इससे फल के रूप में तैयार हो जाता है तो भ्रूण बोलते हैं। अब यह वाला जो 2 ठो ये भाग रहता है अंडा और एक परागकण, उसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में कितने भाग रहते हैं, 3 रहते हैं इंडोस्पर्म में। यह फल को भोजन देता है, यदि पूछेगा फल को भोजन कौन देता है तो इंडोस्पर्म देता है। अब फल में कितना रहता है, 2 ठो रहता है। तो ये सारे चीज ऐसे करके यह निषेचन कर लेता है, यही है निषेचन का क्रिया, इसी से फल तैयार होगा। अब फल वाला वीडियो में समझेंगे फल कितने टाइप से होते हैं। फल में एक होता है बाहरी फल, यह अगर नीचे अंडाशय से नीचे गिर जाएगा तो एक शुद्ध फल अशुद्ध फल ऐसे करके होता है, तो वह फल टॉपिक में समझेंगे उसके बारे में। अब हम इतना चीज जो पढ़े हैं इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते रहते हैं क्लास 10th में भी 12th में, ये चीज हम समझते हैं। बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछेगा, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। हालांकि हम यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए, ये चीज पे फोकस कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, यानी पूरा विकसित जो अंडाशय होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाएगा फल। यानी यहाँ पे देखो विकसित यदि हो जाएगा, युग्मनज विकसित हो गया तो भ्रूण कहलाएगा। यह फूल के रूप में फल फूल के अंदर में रहेगा, यानी भ्रूण कोश के अंदर में रहेगा तो उसको भ्रूण बोलते हैं फूल में। अब मानव में भी क्या होता है, मानव में यदि स्पर्म और ओवम दोनों मिलता है फलोपियन ट्यूब में तो वहां पे उसको बोलते हैं युग्मनज। मिलने से पहले क्या रहता है, युग्मक गैमेट, और मिल गया तो जाइगोट। अब मिलने के बाद वह जो है गर्भाशय में चला जाता है तो उसको बोलते हैं भ्रूण, जो बच्चा रूप में तैयार रहता है। जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर में रहता है तो उसको भ्रूण बोलते हैं, और वह जैसे ही बाहर हो जाता है उसको बच्चा बोल देते हैं। तो यह चीज आप याद रखिएगा। तो यह पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाएगा, पूरा, तो भ्रूण यहाँ फल कहलाएगा। उसके बाद पूछेगा पराग कोश में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हम आपको पहले शुरुआते में समझाए हैं कि पराग कोश में जो छोटका छोटका कण पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पराग कण। ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन था पराग कोश में पाए जाते हैं तो पराग कण। तीसरा है बीज विकसित होते हैं। बीज विकसित कहाँ होता है, तो विकसित बीजांड में होता है। बीज विकसित बीजांड से होता है, तो यहाँ बीजांड से हो जाएगा। अगला है पौधे में जनन अंग है, तो पौधे में जनन अंग क्या है, तो फल है पौधे में जनन अंग। यह जनन अंग यहाँ पे हम शुरुआते में आपको बता दिए हैं। जो पौधे में जनन अंग क्या होता है, फूल यानी फल होता है। फूल होता है, फूल का मेन काम क्या होता है, फल निर्माण, इसलिए पौधे में जनन अंग क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है, तो पुंकेसर, यहाँ पुमंग भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं फूल का मेल वाला भाग,
यानी नर जनन अंग क्या है, पुमंग, यानी पुंकेसर भी बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पुंकेसर पुमंग दोनों हो जाएगा। फूल में मादा प्रजनन अंग क्या है, मतलब फीमेल वाला भाग, तो जायांग है। फूल में यहाँ पे फीमेल भाग क्या है, जायांग है। अगला है क्वेश्चन कि यहाँ पे पौधे में श्वसन अंग क्या है, तो जो पौधे में श्वसन अंग होता है वह पतिया होता है। कैसे होता है, जैसे ये मान लो पौधे हैं तो यहाँ पे पत्ता पे ही भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से। तो पौधे पे पतिया भोजन बनाते हैं, उसी से पूरा पेड़ को देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा भोजन पहुंचा देता है, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पौधे में श्वसन अंग क्या हो जाएगा, पत्ती। फूल का कौन सा भाग पूछेगा, फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग, अंडाशय, अंडाशय में बदलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडाशय। ये सारे क्वेश्चन रहता है और सारे क्वेश्चन सब पूछ देगा आपको। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होता है, सबसे छोटा फूल बोल्फिया होता है, सबसे छोटा फूल। परागण कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप का, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण स्विंग हो जाता है तो स्वपरागण, और बाहर से हो जाता है तो परपरागण। निषेचन, निषेचन हालांकि क्लास 10th में उसमें भी बता देंगे वीडियो में। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहते हैं, यह परिभाषा भी आपको याद रख लेना है। तो फूल का हम कंप्लीटली भाग आपको बता दिए है जनन चैप्टर का। आपको जनन चैप्टर से फूल वाला भाग से जितना आएगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे फूल का सारा भाग और निषेचन की क्रिया, परपरागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। तो करते हैं वीडियो को यहीं से समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।